अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? अच्छा भाई, तो जोहो ईमेल का मैं आपको बता रहा था, एक चीज़ थी ये कि भाई हमने जो है ना डोमेन परचेज कर लिया। डोमेन के साथ हमारे पास कोई होस्टिंग नहीं है। होस्टिंग क्या होती है? सिंपल भाई, क्या जैसे हमारे कंप्यूटर की एक स्पेस है, उसमें वेबसाइट रखी हुई है हमारी, और हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके फोल्डर में जा रहे हैं, इंडेक्स पे क्लिक कर रहे हैं और चला रहे हैं। वो वेबसाइट स्टोर्ड कहाँ है? हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। हम उसको इंटरनेट पे लाइव करना चाह रहे हैं, होस्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसा पीसी बाय करना पड़ेगा जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, जो कि सर्वर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो होस्टिंग सर्वर है, ये फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं, ठीक है। हमने फ्री वाले कौन कौन से पढ़े? सर्च, गिटहब, नेटलिफाई, ठीक है। अभी फायरबेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ्री है। और पेड कौन से होते हैं? कि पेड में फिर अच्छे वाले भी होते हैं, जो AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो दूसरी एक बिल्कुल अलग साइट पे जो चीज़ है ना, वो होती है cPanel होस्टिंग, ठीक है। cPanel होस्टिंग थोड़ी सी ना ओल्ड है, ठीक है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम हो रहा है इस पे। लेकिन अब जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिन पे बहुत लोड है, तो वो अब लोग वो ये यूज़ नहीं करते अब ये वाली cPanel वाली ना। cPanel में होता ये कि आपको पूरा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं वो, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपको वो डेटाबेस भी देते हैं और ईमेल अकाउंट्स मैनेज करने का ऑप्शन भी देते हैं, और आपकी साइट में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के भी ऑप्शन देते हैं कि भाई वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो आप। तो काफ़ी सारी चीज़ें दे रहे हैं वो cPanel के अंदर ना। लेकिन cPanel जब बेस्ट है कि अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, या आपको उसमें से कोई सॉफ्टवेयर की नीड है, ठीक है, या ईमेल अकाउंट्स बहुत सारे चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपको अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स दे देती हैं, ठीक है। तो cPanel पे ना लोग बहुत कम जाते हैं, ठीक है। cPanel बेस्ट है जब आपकी जो वेबसाइट है वो PHP वगैरह पे हो, ठीक है, और उसमें जो डेटाबेसेस वगैरह हैं वो MySQL वगैरह, ये आगे आप थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो जब cPanel बेस्ट है। अदरवाइज हम जो है ना कौन सी होस्टिंग लेते हैं भाई? अगर हमारी वेबसाइट पे लोड नहीं है, फायरबेस, नेटलिफाई वगैरह ये बेस्ट है। अगर लोड है, बहुत यूज़र आएंगे, ठीक है। अब जैसे कोई बड़ी चीज़ है, फूड पांडा टाइप की कुछ है, तो उस पर डेली कितने यूज़र्स आते होंगे वेबसाइट पे, तो इनके लिए ना फिर हम जाते हैं बड़े सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है, जो कि AWS, गूगल क्लाउड वगैरह ये सब होते हैं ना, ठीक है। ये लोग अपने सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें गूगल अपने सर्वर दे रहा है आपको। अब गूगल का सर्वर होगा, आपको पता है कैसा होगा भाई, गूगल है वो, ठीक है, कितनी उसकी स्पीड होगी, क्या होगा। AWS, Amazon अपने सर्वर दे रहा है आपको, आपको पता है भाई उसकी अलग ही लेवल है, क्या स्पीड होगी, ठीक है। तो जब इतनी बड़ी चीज़ होती है तो हम इस पे जाते हैं। अच्छा, अब ये भी बहुत बड़ी दुनिया है, इसको बोलते हैं क्लाउड की दुनिया ना, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इसका पूरा कोर्स भी होता है, और हम इस अपने कोर्स के एंड में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो फिर हम इस पे जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ऐसा क्लाइंट है कि जिसको वेबसाइट होस्ट करनी है, लेकिन उसका बजट भी कम है, और उसकी वेबसाइट पे ना इतना लोड भी नहीं है, ठीक है। मुश्किल से डेली के 8-10 यूज़र आ जाए, 5 आ जाए, या एक भी ना आए, ऐसा भी होता है। वेबसाइट बनी हुई, महीने महीने कोई यूज़र नहीं आ रहा, तो भी होता है भाई, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना फ्री होस्टिंग ही बेस्ट है भाई उसको, क्योंकि फ्री होस्ट जो है ना कोई इसकी लिमिट नहीं होती, इस पर भी आप परमानेंट होस्ट कर दो, आपकी वेबसाइट सालों साल लाइव रहेगी। ऐसी भी वेबसाइट जो मैंने 2017 में की थी अपने, जब मैं पढ़ रहा था, अभी तक वो वैसी की वैसी है, लाइव है उस लिंक के ऊपर, ठीक है। तो वो हम ले लेते हैं, और उसको फिर जो है ना हम एक डोमेन परचेज करके उसके साथ कनेक्शन बना देते हैं उसका, ठीक है। तो जब भी बंदा उस डोमेन पे जाता है, उसको वो वेबसाइट शो हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आती है भाई, ईमेल अकाउंट की। भाई क्लाइंट का बजट भी कम है, तो अब ईमेल अकाउंट कहाँ से लाए भाई? तो फिर ईमेल अकाउंट के लिए हमारे पास बेस्ट सर्विसेज हो, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है, आप इस पर अकाउंट बनाओ, ये बोलेगा आप अपना डोमेन वेरीफाई करो मेरे साथ, मैं आपको जो है ना ईमेल अकाउंट बना के दे दूंगा। जैसे मैंने इस पर अपने भी बनाया है ना, मेरा डोमेन मैंने लिया हुआ है ghausahmad.com, तो इस पर मैंने जो है इस तरह से बना लिए, देखें।
ये फ्री, हाँ 5 ईमेल्स फ्री देता है शायद ये। ये बोल रहा भाई आप पुराना पासवर्ड डाल लें। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई इस पर। अच्छा, इसने जो है ना वो भेज दिया OTP कोड, मेरी मेन ईमेल पे भेजा होगा इसने, इसी पे भेज दिया मुझे लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पे अपना मेन अकाउंट जिससे आपने साइन अप किया था, देखिए फ्री की चीज़ होती है ना, थोड़े इश्यूज आते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है ये। अब इसमें देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहा है, जिसमें से एक ऑप्शन जो है ना इसमें मेल का है। तो मेल का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं और इसमें देखें ये मेरी ईमेल जो है वो लोड कर दी, contact@gaussahmed.com। तो पूरा इसने मेल बॉक्स दिया हुआ है, जैसे जीमेल का होता है ना, तो वैसा इसने पूरा बना के दिया हुआ है। तो जो भी इस ईमेल पे मेल करता है तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब आप देखें इसने OTP भी इसी पे भेज दिया था। ये एक इशू है कि भाई जब ईमेल लॉगिन ही नहीं होगी तो OTP कैसे देखूंगा मैं। ठीक है, या फिर होगा इसका कि कहीं और से लॉगिन करते हो आप इसमें ना, इस वाले को लॉग आउट वगैरह करके कोई ईमेल पे डायरेक्ट लॉगिन करने का कोई ऑप्शन हो। तो खैर ये आपसे क्या पूछता है, देखिए अभी मैंने सारा कुछ सेटअप किया हुआ है तो इस वजह से इसने पूछा नहीं। और ये एक टाइम में ना एक ही अलाउ करता है डोमेन, मल्टीपल नहीं करता। तो जब आप इस पे नया अकाउंट बनाएंगे ना तो सबसे पहले ये आपका डोमेन वेरीफाई करेगा कि भाई अपना डोमेन बताएं। ठीक है, तो अभी देखें शायद मल्टीपल भी ये दे दे। देखिए मैंने ये वेरीफाई किया हुआ है gaussahmed.com। देखिए ऐड का दे रहा है ऑप्शन, बल्कि नहीं, ये क्या बोल रहा है, अगर आपको एक और ऐड करना है ना तो आप पैसे दो। ठीक है, तो फ्री में जो है ना वो एक ही अलाउ है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं डोमेन नेम, ये आपको कुछ वैल्यूज देता है और ये बोलता है आप ये वैल्यूज ना अपने डोमेन की DNS सेटिंग में जाके ऐड कर दो। ठीक है, डोमेन आप जहाँ से बाय करते हैं, जैसे नेम चीफ का उधर मैंने दिखाया था मैनेज DNS, वहाँ पे जाके आप इन वैल्यूज को ऐड करते हैं, फिर इस वेबसाइट पर आके आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टेटस जो है इसका कंप्लीट आता है, फिर आपसे पूछता है कि भाई ईमेल आपको किस नाम से चाहिए। ठीक है, आप जैसे gaussahmed.com था आपका डोमेन है, शुरू में क्या चाहिए, hi@, contact@, hello@, जो भी आपको चाहिए वो आप इसको दे दो, तो ये आपको ईमेल वगैरह जो है ना बना के दे देगा। तकरीबन 5 ईमेल्स तक ना ये फ्री आपको देता है बना के। ठीक है भाई, तो ईमेल अकाउंट्स इसमें अगर हम देखें तो मैंने देखे ये 2 बनाए हुए। ठीक है भाई, एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, एक यूजर। अगर कोई इस पे भी ईमेल भेजेगा ना हाई पे तो भी आएगी, और कोई कांटेक्ट पे भेजेगा तो भी आएगी। अच्छा, अब इसकी जाहिर सी बात है कुछ लिमिट होगी कि भाई जैसे इन्होंने साइज दिया हुआ है 25 MB का ना, तो इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो शायद ये बोलेगा भाई पे करो, इससे ज़्यादा ये अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं जब 25 MB हो जाए पुरानी वाली ईमेल्स डिलीट कर दो। ठीक है, ताकि नई ईमेल्स आपकी आ जाए। और जो होस्टिंग होती है जो आप परचेज करते हैं तो वो आपको ये स्टोरेज जो है ना ये अनलिमिटेड देता है कि भाई जितनी भी ईमेल आए आप मसला नहीं है। ठीक है, आप जैसे जीमेल है, जीमेल की आपको 15 GB की लिमिट होती है। अच्छा, जीमेल की नहीं होती, 15 GB की लिमिट जो है ना वो ऑल ओवर गूगल की जितनी भी चीज़ें हैं ना सबकी होती है। वो ड्राइव हो गया, शीट हो गया, सबकी लिमिट होती है 15 GB की। जैसे मेरी आजकल जो है ना शायद फुल हुई हुई है स्टोरेज, इस लिमिट में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये देखें तकरीबन चीज़ें जो है ना वो फुल हुई हुई हैं। ठीक है भाई, तो ये सीन है। अच्छा, अब मैं आपको जो है ना फायरबेस बता देता हूँ थोड़ा सा,
वैसे तो नेटलिफाई पे भी हो जाएगा, लेकिन फायरबेस पे ज़्यादा इजीली हो जाता है। और थोड़ी सी देखें दूसरी होस्टिंग्स के हिसाब से ना मुश्किल लगेगा आपको ना इस पे वेबसाइट को होस्ट करना, ठीक है। और अगर मुश्किल लगे तो फिर रहने देना, फिर नेटलिफाई पे कर लेना भाई, वो इजी आपको आता भी है। सीन ये आप firebase.google.com पे आते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको लॉगिन करना होता है, या आपके गूगल अकाउंट से ही कर देता है, जो आपका गूगल अकाउंट होता है ना उसी से ये लॉगिन कर देता है आपको, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, गो टू कंसोल, ठीक है भाई। इस ऑप्शन पे आकर यहाँ पे मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं, SMIT सेलानी, क्विज ऐप और ये सब सारे आ रहे हैं ना। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड प्रोजेक्ट पे, ठीक है भाई। ऐड प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको देंगे अपना प्रोजेक्ट का नेम। अच्छा, मेरे पास जो है ना ऑलरेडी लिमिट जो है वो फुल हो चुकी है, तो इस वजह से हम एक काम ये करते हैं कि अपना दूसरा गूगल अकाउंट खोल लेते हैं, ताकि मैं एक अकाउंट बना के आपको दिखा दूं। अच्छा, अब यहाँ पे आएंगे, आप ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ये वही नेम है, जैसे नेटलिफाई में भी आप साइट नेम चेंज कर देते हैं, सर्च में भी अपनी मर्जी से दे देते हैं, लेकिन आखिर में सब डोमेन होता है उनका, netlify.app, search.sh, गिटहब पेजेस करके कुछ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आएगा firebaseapp.com या फिर .web.app, इस तरह से दो डोमेन होते हैं फायरबेस के। तो यहाँ पे अब जैसे मैं दे देता हूँ SMIT बैच 11, ठीक है भाई। अच्छा, जो कि अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसने बैच 11 के आगे एक आईडी लगा दी, ठीक है भाई। तो जब भी हम लिंक पे जाएंगे ना इस आईडी से जाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना हम ऐसे कर देते हैं, ये अवेलेबल है SMIT सेलानी बैच 11। कंटिन्यू किया, यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, भले इसको आप बंद कर दें, बंद ही कर दें तो अच्छा है, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया, ये क्या करेगा, आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा। अच्छा, ये कंप्लीट हो जाएगा, बस यहाँ पे इतना ही काम करना है। आपने लॉगिन किया था, कंसोल पे गए थे और प्रोजेक्ट बनाया था, बस। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा सर्च जब हमने पढ़ा, देखिए ये बन गया ना, इस पर कंटिन्यू पे जाए या नहीं जाए कोई मसला नहीं है। जब हमने सर्च पढ़ा था तो आपको एक चीज मैंने बताई थी जिसका नाम था Node.js, याद है? ये सबने अपने पास इंस्टॉल भी किया होगा सर्च करने के लिए। तो फायरबेस के लिए भी ना ये रिक्वायर्ड है, फायरबेस के लिए भी रिक्वायर्ड है। और ये हो जाने के बाद आप जो है ना टर्मिनल खोलेंगे अपना, जिस तरह हमने एक कमांड लिखी थी सर्च के लिए npmi-g सर्च, ठीक है। तो वो कमांड किस लिए थी कि भाई सर्च को अपने पीसी में ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही फायरबेस की भी कमांड है npmi-g firebase-tools, ये कमांड है फायरबेस की, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, इस कमांड से फायरबेस के जो टूल्स हैं वो हमारे पीसी में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएंगे। सर्च के लिए हमने क्या किया था, ये किया था सर्च, ठीक है। तो ये करने के बाद सर्च को हम जहां कहीं भी एंटर करते हैं वहां पे हमें मिल जाता वो, क्योंकि हमारे पीसी में ग्लोबली इंस्टॉल हो गया था। तो फायरबेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, firebase-tools। अच्छा, ये सिर्फ एक बार करना होता है, इंस्टॉल जो है ना वो एक बार करना होता है, नेक्स्ट टाइम उसको बस यूज करना होता है, अगर गलती से 2 बार कर दिया कोई मसला नहीं। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, सर्च में तो इतना बड़ा इशू नहीं आता, लेकिन फायरबेस में अगर ये चीज करेंगे ना तो इशू आ सकता है कि सर्च में हम क्या करते हैं, जिस फोल्डर को हमें डिप्लॉय करना हो,
उस फोल्डर में जाते हैं और वहां पे सर्च लिखते हैं, ऐसा ही है। तो फायरबेस में भी ये वाली चीज याद रखना। फायरबेस में अगर गलती से आपने डायरेक्ट CMD खोला और यहाँ पे डायरेक्ट डिप्लॉय कर दिया, इसका मतलब पता है क्या होता है कि आप अपना पूरा सिस्टम उठा के होस्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। कि भाई यूजर्स के अंदर SMIT का फोल्डर है, अब SMIT के फोल्डर में पता नहीं क्या क्या होगा, डेस्कटॉप होगा, डाउनलोड्स होगा और बहुत कुछ होगा। तो यहाँ पे अब मैं सर्च लिखूँ ना, इसका मतलब ये होगा मैं सर्च पे पूरा सिस्टम होस्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, याद रखना है। तो ये हैक भी हो सकता है। सही है। अच्छा, इंस्टॉल किया और इसको बंद कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, हमें वेबसाइट अपनी होस्ट करनी है फायरबेस पे। तो आप आए सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस लिख दो, या सिर्फ एलिजिबिलिटी लिख दो, काफी। फायरबेस का एक फोल्डर बना रहा हूं और इस फोल्डर को मैं एक इंडेक्स की फाइल दे रहा हूं और इसको मैं हेडिंग बना रहा हूं कौन सी, खूबसूरत वेबसाइट की। ठीक है भाई, खूबसूरत वेबसाइट है हमारी। और इसको जो है ना हम CSS भी दे देते हैं, थोड़ी सी खूबसूरत कर देते हैं। ठीक है भाई, तो हम दे देते हैं H1 का कलर पिंक। ठीक है भाई, खूबसूरत हो जाएगी इससे। चलाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमें हमारी वेबसाइट बन गई, हमें डिप्लॉय करना है इसको। अच्छा, डिप्लॉय आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये आपका मेन फोल्डर है फायरबेस। इजी तरीका बता रहा हूं। यहां पे ना एक नया फोल्डर बनाया, आप एक फोल्डर आपने बनाया और इस फोल्डर का नाम आप रख दें पब्लिक। ठीक है भाई, क्या नाम रख दिया? कुछ और भी रख सकते हैं लेकिन पब्लिक रख दें। और आप अपनी वेबसाइट को उठाकर पब्लिक में डाल दें। अब आगे जो भी काम करेंगे आप वो पब्लिक के अंदर ही करें, पहले कोई मसला नहीं है इसका। ठीक है, दोबारा बाहर नहीं लेके आना। ठीक है, ऐसे ही रख दें इसको। अच्छा, अब आपने जो है ना वो अपनी वेबसाइट को फायरबेस पे होस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, पब्लिक का फोल्डर जहां आपको नजर आ रहा है ना, वहां ऊपर आपने खोलना है CMD। और यहां भी आपने देख लेना है कि फायरबेस के फोल्डर के अंदर हो आप। ठीक है, ये वो फायरबेस का फोल्डर है जो हमने बनाया है, कुछ और भी हो सकता है नाम इसका। ठीक है ना, लेकिन ये आप कंफर्म कर लें कि भाई जो आपने फोल्डर बनाया था ये वही है। यहां आप सबसे पहले लिखेंगे फायरबेस। देखिए ये कमांड याद रखना, फायरबेस इनिट, जैसे गेट इनिट होता था ना। अच्छा, ये बोल रहा है फेल टू ऑथेंटिकेट। फायरबेस को पहले ऑथेंटिकेट करो, जैसे सर्च लॉगिन होता है। तो आप जैसे ही यहां लिखोगे फायरबेस लॉगिन, ये क्या करेगा आपको, हाँ सही कर दी। ठीक है, ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा यस, आप इसको वाई बोलो, एंटर करो तो ये आपको ले जाएगा ब्राउजर पे और ये बोलेगा कौन सा अकाउंट करना है। तो हमने किस पे बनाया था, टेक कोलाची पे। कंटिन्यू किया, अलाउ किया, तो यहाँ पे सक्सेसफुल आया। जब दोबारा यहाँ पे आया तो इसने लॉगिन एज अ टेक कोलाची कर दिया। अच्छा, लॉगिन भी आपने एक ही बार करना है, ठीक है, फिर बार बार नहीं करना, अगर 2 बार करते गलती, मसला नहीं है, 3 बार, 5 बार कर देना, सही है। फायरबेस इनिट आप लिखेंगे, जैसे गिट इनिट होता है ना, इस तरह से फायरबेस इनिट। ठीक है, तो फायरबेस इनिट हो गया। अब ये बोल रहा है आर यू रेडी, तो आप इसको बोल देंगे वाई, मतलब यस।
अभी आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि भाई आप क्योंकि फायरबेस जो है ना वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये गूगल का प्रोडक्ट है और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेस, फाइल स्टोर, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें आगे देखेंगे हम ना जावास्क्रिप्ट के बाद। लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं होस्टिंग। अब होस्टिंग भी आपको दो तरह की नजर आ रही है, एक गिटहब के साथ, ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस है अभी आपके लिए, और एक ऊपर वाली जो है जो जिसमें फाइल्स वगैरह लिखा हुआ आ रहा है ना, इस वाली को आप आएंगे और सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे होगा? अच्छा, मैं ये ऊपर नीचे कैसे जा रहा हूं? एरो की मदद से, ठीक है भाई। तो आप इस वाली होस्टिंग पे आए और इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे? स्पेस बार से स्पेस दबाएंगे, इसमें चेक आ जाएगा और उसके बाद आप कर देंगे इंटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपने फायरबेस पे प्रोजेक्ट बनाया है या नया बना दूं मैं, तो लेकिन हमने बना लिया है, तो इसको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। कौन सा? यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अब जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स है ना, ये सारे यहाँ पे लाके शो कर देगा। तो कौन सा बनाया था हमने? यही बनाया था। इस पे आया और मैंने कर दिया इंटर, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं? अपनी डायरेक्टरी का नाम बताओ जिसको डिप्लॉय करना है। तो मेरी डायरेक्टरी का नाम पब्लिक था और ये सजेशन दे रहा है एंड में पब्लिक। अच्छा, अगर नाम कुछ और हो तो यहाँ टाइप कर दोगे नाम कि भाई मेरी डायरेक्टरी का फोल्डर का नाम पब्लिक नहीं है, ये है। अगर पब्लिक है और स्मॉल में है तो जाने दो, सिर्फ एंटर कर दो। अभी पूछ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज है? नहीं, मल्टीपल पेजेस है, ठीक है। HTML की वेबसाइट है, और भी पेजेस इसमें ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे नो। सिंपल ये याद रख लो, पब्लिक के बाद जितने भी क्वेश्चन ये आपसे करेगा सब पे नो बोलना है। इस पे भी नो, इस पे भी नो, ठीक है भाई, कंप्लीट, ठीक है। अब लास्ट कमांड चलानी है फायरबेस डिप्लॉय, ठीक है। तो ये क्या करेगा? आपकी वेबसाइट को फायरबेस पे डिप्लॉय कर देगा। ये हो गया भाई, ठीक है। ये डोमेन आ गया, इसको हमने कॉपी किया, गूगल पे जाके इसको पेस्ट किया और ये आ गई हमारी खूबसूरत वेबसाइट, ठीक है भाई। इजी है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम के स्टेप्स थे, सारे इनिशियल स्टेप्स थे। अब सेकंड टाइम आपने डिप्लॉय करना है तो पता है आप क्या करेंगे? अब जैसे कि मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है भाई। अच्छा, वो तो लिंक है ना, हम कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। और मैं इसको क्यों के ले गया पब्लिक के फोल्डर के अंदर, ठीक है भाई। कलर ऑरेंज हो गया। अब मुझे दोबारा डिप्लॉय करना है और भले आपने टर्मिनल वगैरह भी बंद कर दिया, ठीक है भाई, दोबारा डिप्लॉय करना है। देखिए, जब आप अपने इस फोल्डर पे आएंगे ना, फायरबेस ने अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स ऐड कर दी, उसको आपने कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। जहां आपको पब्लिक नजर आ रहा है, दोबारा से आपने CMD खोलना है और सिर्फ एक कमांड लिखनी है अब, लास्ट वाली। कौन सी? फायरबेस डिप्लॉय। बाकी सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा? अपडेटेड कोड को फायरबेस पे भेज देगा। चला गया, यहाँ आके रीलोड किया, खूबसूरत वेबसाइट अपडेट नहीं हुई ना, तो थोड़ा ब्राउजर से ना ये इशू होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, CSS में आते हैं, अब रीलोड करेगा। ये कैशिंग वगैरह का इशू था क्योंकि ना, इसको ना हार्ड रीलोड करके देख लें एक बार। एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड हो गया, ठीक है भाई। तो ये कभी कभार आता है ये इशू, हार्ड रीलोड कर देंगे तो सही। हार्ड रीलोड मतलब ये होता है कि ब्राउजर की जो कैशे वगैरह सब रिमूव करके उसको रीलोड कर देता है, ठीक है भाई। दूसरी बार बड़ी आसान था, फायरबेस डिप्लॉय लिखा, हो गया, ठीक है। अच्छा, दो डोमेन होते हैं फायरबेस के, जिससे नेटलिफाई सर्च का एक था, इसके दो हैं, एक web.app और दूसरा है फायरबेस ऐप, firebase-app.com। दोनों पे आपकी वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। अच्छा, अब आप डोमेन आपको देखना हो तो आप प्रोजेक्ट में आएंगे। इस प्रोजेक्ट में जो आपने बनाया था ना,
इसमें आने के बाद आप जाएंगे बिल्ड वाले सेक्शन में, लेफ्ट पे आप देखेंगे बिल्ड नजर आ रहा है, बिल्ड पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा होस्टिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, होस्टिंग पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए दोनों डोमेन आपके नजर आ रहे हैं, और यहीं पर ही एक ऑप्शन है ऐड कस्टम डोमेन। कस्टम डोमेन में ये आपसे पूछेगा आपके डोमेन का नाम, जैसे मैंने कहा अभी www.bossahmed.com, ठीक है, ये बोल रहा रिडायरेक्ट करना है, कहीं मेरे बार नहीं भाई रिडायरेक्ट नहीं करना, कंटिन्यू किया। अभी आपको देखें क्या दे रहा है, कुछ रिकॉर्ड्स दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये सी नेम वाले रिकॉर्ड जो है ना अपने डोमेन की डीएनएस सेटिंग्स में जाके ऐड कर दो। तो आपने क्या करना है, इस रिकॉर्ड्स को अपनी डोमेन की सेटिंग में जाके ऐड कर देना है। तो ये यहाँ पे फिर ऐड करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, ये क्या करेगा आपके डोमेन को वेरीफाई कर देगा, ठीक है। अभी मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है उसके साथ, नेम चिप के साथ ना। कस्टम डोमेन करेंगे ऐड, उसके बाद आपके साथ आ जाएगा सामने ये ऑप्शन, रिकॉर्ड टाइप सी नेम, होस्ट आपकी वेबसाइट का नेम, डोमेन और वैल्यू। ये इसको आप पता है क्या करेंगे, जैसे नेम चिप से मैंने डोमेन लिया हुआ है, देखिए नेम चिप से डोमेन लेने के बाद मैं अपने डैशबोर्ड में जा रहा हूं, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे एक डोमेन लिया हुआ है गौस अहमद, मैं इस पे जाता हूँ, मैंने इस पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए एडवांस डीएनएस लिखा हुआ है। फायरबेस क्या बोल रहा था, ऐड द रिकॉर्ड बिलो इन योर डीएनएस प्रोवाइडर टू वेरीफाई, ठीक है। डीएनएस जहां कहीं भी डीएनएस लिखा हुआ वहां चले जाओ, यहाँ पे आप देखोगे कुछ रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं और यहीं पे एक ऑप्शन भी आ रहा है ऐड न्यू रिकॉर्ड, इसको ऐड किया, टाइप क्या बता रहा था वो, अच्छा यहाँ पे सी नेम यूं नहीं आ रहा क्योंकि सी नेम यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हुआ है, ठीक है। अब मैं डिलीट करूंगा तो मेरा डोमेन जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं कर रहा। तो डोमेन यहाँ पे रिकॉर्ड में आपने सेलेक्ट किया सी नेम, होस्ट में क्या डालेंगे, ये आप अपना डोमेन नेम, या डोमेन नेम की जगह आप @ भी डाल देते हैं। @ का मतलब भी यही होता है कि भाई आपके डोमेन, और वैल्यू में आप क्या डालेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और इस तरह ये नीचे वाला भी डाल देंगे और फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई कर देगा। और हो सकता है वेरीफाई करने के बाद आगे एक और ऑप्शन दे, ये आईपी एड्रेस का, ठीक है, जो यहाँ पे शायद डाला हुआ भी होगा, ये रहा ऊपर, ठीक है। फिर ये आपको ऑप्शन देगा ए रिकॉर्ड, कि भाई एक ए रिकॉर्ड ऐड करो, होस्ट में @ डालो और ये आईपी एड्रेस डालो। फिर आप ये डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर ये पेंडिंग की स्टेट में चले जाएगा। आप जैसे लिखा हुआ है नीड सेटअप, फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग, फिर तकरीबन 1 दिन के अंदर अंदर कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर जब भी आप gaussahmed.com पे जाएंगे तो जैसे ये हमारी वेबसाइट खुल रही है तो gaussahmed.com पे भी यही खुलेगी। क्लियर है भाई? तो बहुत इजी प्रोसेस है अगर आप फायरबेस के साथ करते हैं ना। रिकॉर्डेड है बेटा, ठीक है, सही है भाई। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है फायरबेस के साथ, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो, अच्छा ये आपका जो असाइनमेंट था फाइनल वाला, तो वो यही था कि भाई एक लाइव वेबसाइट आपने बनानी है रियल, और उसको डोमेन पे लाइव करना है, ठीक है। और जब आप सबमिट करेंगे ना तो डोमेन नेम सबमिट करेंगे, फायरबेस, नेटलिफाई, सर्च वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए आपने फ्री होस्टिंग कितनी पढ़ ली, 4, ठीक है भाई, नेटलिफाई, सर्च, गिटहब और फायरबेस, ठीक है। तो फायरबेस का फायदा ये है कि आप डोमेन आसानी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा फायरबेस का फायदा ये है। तो सैटरडे वाले दिन कोशिश करके सब लैपटॉप लेके आए, जो लैपटॉप लेके नहीं आएगा उसको फेल कर देंगे, सही है ना, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा।
कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसी का ले आओ। कौन कौन ऐसा है भाई जो नहीं ला सकता बिल्कुल लैपटॉप? तो फिर उसका एक काम हम ये करेंगे कि किसी दिन उसको गुलशन कैंपस भेजेंगे और वहां पे टेस्ट करवाएंगे कंप्यूटर के ऊपर। यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि किसी का लैपटॉप लेके आ जाओ उस दिन के लिए, घर में किसी का दोस्त का, ताकि उसके ऊपर जो है ना आप ये टास्क कर लो। ठीक है, वरना मुश्किल होगी ना। ड्यू डेट तो उसी दिन ही है ना भाई, 2 घंटे। सैटरडे वाले दिन आपका ये लास्ट हैकाथॉन है। असाइनमेंट की ड्यू डेट जो है ना वो थर्सडे तक है। नेक्स्ट जो ये वाला लाइव वेबसाइट वाला है, नेक्स्ट थर्सडे तक। और नेक्स्ट ट्यूसडे को जो क्लास होगी ना अभी हमारे कमिंग ट्यूसडे को, उसमें रिजल्ट अनाउंस कि भाई कौन कौन मॉड्यूल 2 पढ़ रहा है और कौन कौन दोबारा मॉड्यूल 1 पढ़ रहा है। सही है, इस तरह से सीन है। फिर मॉड्यूल 2 शुरू करना है ना, मसला ये टाइम बढ़ा दे लेकिन मॉड्यूल 2 शुरू करना है। ठीक है भाई।